नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का प्रश्न है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए एवं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में देख लेते प्रश्न क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी? डिफाइन एंड डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। सन 1932 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कैमिले वेला ने मानव भूगोल परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। इस परिभाषा पर फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी की छाप स्पष्ट है। एंथ्रोपोजियोग्राफी की अंग्रेजी प्राय मानव भूगोल होता है। आगे देखते हैं। मानव भूगोल का अर्थ है विषय वस्तु को स्पष्ट करने में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है। वाइडल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया तथा मैक्सिमिलियन सार्क को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इन चारों विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल मनुष्य तथा प्रकृति की परस्पर प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर दृष्टवय तथा जिनके उद्भव में मनुष्य की भूमिका प्रधान होती है, पृथ्वी के विशिष्ट तत्व बन जाते हैं तथा ऐसे तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। मैक्सिमिलियन सार महोदय ने इस अर्थ को और स्पष्ट करते हुए यह भी लिखा है कि हम मनुष्य को एक इकाई के रूप में अलग से अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि मानव भूगोल हम मनुष्यों को समग्रता का अध्ययन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी होता है देश, नगर, ग्राम, समुदाय आदि उसके सामूहिक प्रयासों के प्रतिफलक है, व्यक्तिगत प्रयासों के नहीं। इस प्रकार मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप, मानव प्रजातियां, उनके वातावरण से समायोजन, मानव अधिवास, कृषि परिवहन के साधन तथा उनकी स्थानिक संगठन में भूमिका, किर्गिज एवं एस्किमो जैसे सरल समाजों एवं यूरोपीय पद्धति के संश्लिष्ट समाज का निवास एवं अर्थतंत्र, उत्खनन एवं उद्योग, सांस्कृतिक विकास जैसे अनेकानेक पक्षों का अपने में समाहित करता है। इस तरह के क्रियाकलापों में अपने निवासी के प्रति जागरूकता मानव भूगोल की का प्रतिरूप है। जागरूकता की यह प्रवृत्ति परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा को देखेंगे। मानव भूगोल भूतल पर जनसंख्या के उद्भव, वृद्धि, वितरण, उसकी संरचनात्मक विशिष्टताओं एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में मनुष्य एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का पारिस्थितिकी के संदर्भ में विश्लेषण होता है, जो वृहद स्तरीय प्रदेशों से लघु स्तरीय इकाइयों तक किया जाता है। मानव भूगोल के परिभाषिक स्वरूप पर 1932 में सामाजिक विज्ञानों के शब्दकोश में प्रकाश डाला गया था, जिसके संपादक सेलिगमैन एवं लांसन थे। उन्होंने इसे मानव समाज एवं पृथ्वी की सतह के संबंधों का अध्ययन करने वाला संश्लेषिक विषय कहा था। मानव भूगोल शब्दावली की प्रेरणा रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी से ली गई थी। तत्पश्चात वाइडल डी लाब्लास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमन में मानव भूगोल को मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन कहा। यही से मानव भूगोल ने अपना स्वतंत्र रूप ग्रहण करना शुरू किया। आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं निम्नवत हैं। जीन ब्रून्स के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं जो भूसतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती है, मानव भूगोल की विषय वस्तु है। ठीक है। जीन ब्रून्स की परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाएं का अध्ययन करता है। ये मानवीय क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर घटित होती है। स्वाभाविक है कि मानवीय क्रियाओं पर पृथ्वी की सतह अर्थात धरातलीय स्वरूप
जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप स्थापित तथ्यों का अध्ययन करना है। इस प्रकार जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं। डिमांजिया की परिभाषा मानव भूगोल को कुछ अधिक सबल बनाते हुए मानव समूह एवं समाजों का उल्लेख करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पर अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है तथा प्राकृतिक वातावरण को अपनी आवश्यकता एवं उद्देश्यों के अनुसार प्रभावित करता है। अतः भूगोल में मानव समाज का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं। मैक्सिमिलियन सार नामक फ्रांसीसी विद्वान ने भूगोल की संकल्पना को व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हुए एक नई परिभाषा दी है। उनके अनुसार मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य को एक ऐसा जैविक प्राणी मानकर उसका अध्ययन करना है जो प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित दशाओं में रहता है तथा प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सार महोदय, जो समाजशास्त्री भी थे, के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन ने मनुष्य अध्ययन का केंद्र बिंदु तथा वह अपनी प्रेरणा एवं अन्वेषण की क्षमता के साथ पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। अंततोगत्वा सार महोदय यह स्थापित करते हुए कि मानव भूगोल उस मानव समूह की क्रियाओं का प्रतिफल है जो अपने वातावरण से पूर्णतः भिन्न होता है। एल्बर्ट हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की परिभाषा इस तरह दी है कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण संबंधों की प्रकृति एवं उनके विवरण का अध्ययन है। हंटिंगटन महोदय मानवीय क्रियाकलापों के साथ मानवीय गुणों पर बल देते हैं। स्पष्टता एक गुण मनुष्य के तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास की ओर इंगित करता है। यदि मनुष्य अधिक गुणवान है तो वह प्राकृतिक वातावरण पर आधिपत्य प्राप्त से अधिक प्रभावित होगा, अन्यथा अपनी गुणवत्ता की उपलब्धि के अनुसार क्रमशः प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित होगा। आगे देखते हैं। इस तरह C.L. हाइट एवं G.T. रेनर ने अपनी मानव भूगोल की पुस्तक में मानव भूगोल को पृथ्वी के संदर्भ में मानव समाजों का अध्ययन कहा है। इन्होंने मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के दृष्टिकोण को मानव भूगोल में समाहित करने का प्रयास किया है, जिसका प्रचलन वर्तमान समय में बढ़ गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर्विषयक है, जहाँ यह पृथ्वी की सतह और उसके पर्यावरण पर भौतिक परिस्थिति या पर्यावरण के ऊपर मानव प्रतिक्रियाओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकी, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में स्थानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का कहना है कि मानव भूगोल भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है और उन तरीकों या प्रक्रियाओं से संबंधित आधार पर परिणाम दोनों है, जिसमें स्थान, प्लेस एंड स्पेस, और पर्यावरण, मानवीय गतिविधियों के आधार पर परिणाम दोनों है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और अवसरों के भीतर तकनीकी प्रगति के आधार पर मानव अपने परिवेश के संशोधन में लगातार सक्रिय रहता है। प्रकृति और मानव दोनों अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और संतुलन के लिए संतुलन बिंदु स्थापित कर रहे हैं, जो समय और स्थान के सापेक्ष और परिवर्तनशील है। उदाहरण असंख्य है, जैसे दुनिया भर में विभिन्न निवासियों द्वारा बदलती अनुकूलन और घर की संरचनाएं। इसका अच्छा उदाहरण वर्तमान दुनिया भर में भूकंप की घटनाओं के कारण विशेषकर प्रशांत रिंग या वलय के साथ भूकंपरोधी इमारती संरचनाएं हैं। दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों में समुद्र में रहने के लिए बसाव क्षेत्रों का विस्तार भी अच्छे उदाहरण है। अभी भी इस वैज्ञानिक युग में कई अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का जारी रखा गया है, जो प्रकृति द्वारा महत्वपूर्ण रूप से निर्देशित है। इस प्रकार मानव की आर्थिक गतिविधियां और उनकी स्थानिक व्यवस्थाएं तेजी से तकनीकी विकास के बावजूद प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। पारस्परिक अंतःक्रिया एक दूसरे के समायोजन से होती है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य मानव भूगोल का केंद्र रहे हैं।
परंतु बदलते भौतिक पर्यावरणीय पृष्ठभूमि में दोनों के द्वारा किए गए कारण और परिणाम के रूप में रहे हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति या दोनों सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी सतह की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना है, जहाँ भौतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावनाएं प्रदान करने की सीमाएं हैं और इसके जवाब में मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करता है और उस वातावरण में समायोजित होता है। यह संबंध भौतिक वातावरण और मानव प्रगति की बदलती प्रकृति के साथ बदलता रहता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मानव भूगोल का क्षेत्र देखेंगे। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की विशेष सामग्री का अध्ययन करने के लिए दो कटिबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक, वायुमंडल का निचला भाग जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। दूसरा, स्वयं पृथ्वी का ठोस धरातल सभी बिंदुओं पर जहां ये दो समकेंद्र कटिबंध एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तीन प्रमुख दृश्य प्रकट होते हैं। पहला है का नंबर, सही प्रकार के जीवन, मानव या पशु और उनकी क्रियाओं के लिए पृथ्वी के धरातल पर सूर्य की गर्मी सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत है। इसका प्रभाव मुख्यतः वहाँ घना होता है जहाँ पृथ्वी का चिप्पड़ या वायुमंडल मिलते हैं। दूसरा है खा नंबर, वायुमंडल और पृथ्वी के चिप्पड़ के संपर्क बिंदु पर तापमान, वायु एवं वर्षा में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हिम नदी, जल स्रोतों आदि की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी को लगातार अपनी क्रियाओं द्वारा एक ओर घिसते काटते हैं तो दूसरी ओर धरातल पर अवसाद जमा कर उसकी गहराई को पाटते हैं। गाना भर देखते हैं। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के निचले भाग में ही विभिन्न प्रकार के वनस्पति, प्राणी जगत और मनुष्य का आवास पाया जाता है। प्राणी जगत पृथ्वी पर ही विश्राम एवं भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। गहरे समुद्र की मछलियाँ तथा क्षुद्र जीवी पृथ्वी के निकट ही रहती है और मानव भी वायु तथा जल अथवा चट्टान के इस निचले धरातल में जहाँ जीवन यापन का केंद्रीकरण होता है आकर वास करता है। इस प्रकार भूगोल का मुख्य क्षेत्र वह है जहाँ भूगोलवेताओं का पर्यवेक्षण क्षेत्र इन प्रमुख वातावरणों में आपस में ही पूर्णतया गुंथ गया है। इनमें से अधिकांश मानव प्रभाव से परे हैं। जैसे मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व हो या ना हो, तब भी समुद्र और झील का जल सदैव भाप बनकर उड़ जाएगा। वेग से बहता हुआ जल सदा पृथ्वी के धरातल पर नालियाँ बनाएगा। इस प्रकार प्राणी जगत के अन्य जीव भी मानव द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि यदि मानव ना भी हो तो पृथ्वी पर असंख्य वनस्पतियों पशुओं का प्रादुर्भाव होगा ही। इस प्रकार जीव विज्ञान संबंधी भूगोल, बायोलॉजिकल जियोग्राफी का भाग व्यापक रूप से भौतिक भूगोल में सन्निहित होगा। आगे देखते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंधों का वितरण और प्रकृति का अध्ययन ही मानव भूगोल की विशेष सामग्री है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचार। व्यूज ऑफ स्कॉलर्स अबाउट द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है। कई भूगोलवेताओं ने इस क्षेत्र को सीमित करने के प्रयास किए हैं। कुछ विद्वान भूगोल केवल भूमि का विज्ञान, साइंस ऑफ अर्थ, कुछ इसे अंतर संबंध का विज्ञान, साइंस ऑफ द इंटरडिपेंडेंस, और कुछ इसे प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान, साइंस ऑफ रीजनल स्टडी मानते हैं। ये विचार कुछ सीमा तक सही है, किंतु उनमें से कोई भी पूर्णतः मानव भूगोल के क्षेत्र को स्पष्ट नहीं करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम कतिपय उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कार्ल लेटर नामक भूगोलवेता के अनुसार भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करते हैं। अतः पारस्परिक सहयोग के बिना एक दूसरे के प्रभाव से उत्पन्न संबंधित स्वरूपों को नहीं समझा जा सकता है। भूगोल केवल क्षेत्रीय वितरण तक ही सीमित नहीं है, वरना इस वितरण का संबंध मानव क्रियाओं से है। वातावरण एक रंगमंच है जिस पर मनुष्य नाटक खेलता है, अतः मानव भूगोल का केंद्र है। इस दृष्टि से मानव एवं प्रकृति कितना घनिष्ठ संबंध है इसकी पूरी छानबीन की जाए और घटनाओं का मुख्य कारण ज्ञात किया जाए। इसी कारण भूगोल वह विज्ञान है जिसे पृथ्वी के धरातल के रूपों, उसकी घटनाओं और संबंधों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि समस्त पृथ्वी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में
प्रकट हो तथा इस संपूर्ण एकरूप पृथ्वी का संबंध मनुष्य से दिखाया गया हो। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोब्लास ने भूगोल के भूगोल के क्षेत्रों में 6 तथ्यों का समावेश किया है। पहला है पृथ्वी के भूदृश्यों की एकता, जिसका अर्थ विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का अंतरालंबन तथा अंतर संबंध बताना। दूसरा है उनका परिवर्तनशील संयोग और परिमार्जन, जैसे कि विशेषता विश्व जलवायु के संबंध में दिखाई देता है। तीसरा है वातावरण की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ एवं मानव का उनके अनुरूप बनने का प्रयास। चौथा है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग की आवश्यकता। पांचवा है मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का परिमार्जन। और छठा है पृथ्वी पर मिलने वाले सही तथ्यों से भूगोल का संबंध है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेडजेल ने मानव भूगोल के अध्ययन के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन आधारभूत माना है। ये स्थिति, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, वनस्पति आदि का मानव के वितरण, रहन सहन, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधों का वर्णन कर भूगोल के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हैं। ये मानव भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन उपागम का प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने मानव को वातावरण की उपज माना है, क्योंकि प्रत्येक मानव समूह का एक निश्चित वातावरण होता है जिसकी सीमाओं के अंतर्गत वह सफलता प्राप्त करता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेडजेल ने मानव भूगोल के 3 मुख्य विषय सम्मिलित किए हैं: मानव वितरण के स्वरूप, उसके समुदाय, जातियाँ, राष्ट्रीयता, भाषाएं एवं धार्मिक धारणाएं। दूसरा है इन तथ्यों के वितरण पर भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण। तीसरा है वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव जो व्यक्ति और समाज पर पड़ते हैं। डिमांजिया मानव भूगोल को मानव समूह एवं समाजों के प्राकृतिक वातावरण से संबंध की व्याख्या बताते हैं। इस अध्ययन के 4 स्वरूप हैं। पहला है विश्व के बृहद प्राकृतिक गतिबंधों में जीवन के प्रकार, चाहे वे जलवायु हो या वनस्पति एवं मिट्टी के प्रदेश। दूसरा है आर्थिक प्रक्रियाओं के विभिन्न स्वरूप जो संग्रह करने, शिकार करने, मछली पकड़ने, खेती करने, पशुपालन करने, उद्योग तथा व्यवसाय के रूप में व्यक्त होते हैं। तीसरा है मानव बसाव की सीमाएं, विस्तार, घनत्व एवं मानव प्रवास। चौथा है मानव बसाव के विभिन्न प्रकार। इनके अनुसार मानव भूगोल के क्षेत्र में इन बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है प्रजातीय पक्ष, रेशियल एस्पेक्ट के अंतर्गत मनुष्य की शारीरिक संरचना के आधार पर मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। तीसरा है सामाजिक पक्ष, सोशल एस्पेक्ट में मानव समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा है राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्थाओं एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, वाइट और रेनर ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है वे सामाजिक आंकड़े, सोशल डाटा, जो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है भौतिक तत्व, फिजिकल मैटर, जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक विधियों द्वारा होती है। तीसरा है पारस्परिक संबंधों का प्रभाव, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, जो एक दूसरे पर पड़ता है। इन विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल में सामंजस्य, एडजस्टमेंट और संबंध, रिलेशनशिप का ही अध्ययन प्रमुख है। सामंजस्य 3 प्रकार से संभव है। पहला है आर्थिक सामंजस्य, जिसके द्वारा मानव वातावरण और आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्य, जिसमें जनसंख्या के विभिन्न अंगों, सघनता, सामाजिक वर्ग, प्रजातियाँ, मानव निवास, गृह एवं बस्तियाँ, भोजन, वेशभूषा, धार्मिक विश्वास आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है राजनीतिक सामंजस्य। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रोपरपिल्लो ने मानव भूगोल के क्षेत्र को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है मानव विकास के घटक, फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इसके अंतर्गत इन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है कि पहला है मानव और प्राकृतिक वातावरण, जलवायु का प्रभाव, वनस्पति का कार्य, प्रमुख मानव भौगोलिक प्रदेश, एंथ्रोजियोग्राफिकल रीजन्स, भौतिक घटक, फिजियोग्राफी फैक्टर्स, भूरचना, मिट्टी, जलाशय आदि।
दूसरा है मानव और सभ्यता तकनीकी, कृषि एवं पशुपालन। तीसरा है मानव समाज, समूह, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि। आगे देखते हैं। दूसरा है वातावरण अनुकूलन के रूप, फॉर्म्स एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत शीत प्रधान के देशों में जीवन। दूसरा है समशीतोष्ण प्रदेश। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। चौथा है शुष्क प्रदेश। पांचवा है पर्वतीय प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेशों में मानव जीवन सम्मिलित किया गया है। तीसरा दोस्तों तकनीकी घटक और मानव उद्धार की अवस्थाएं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्टेजेस इन ह्यूमन इमेंसिपेशन। इसमें तथ्यों पर जोर दिया गया है। पहला है तकनीकी विकास। दूसरा है औद्योगिक जीवन का विकास। तीसरा है निर्माणी उद्योगों का विकास एवं वितरण। चौथा है प्रमुख निर्माणी उद्योगों की प्रगति एवं स्थायित्व। पांचवा है व्यापार और परिवहन के मार्ग। चौथा है, यहाँ पर चौथा देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण। दूसरा है मानव प्रवास तथा अत्यधिक जनसंख्या। तीसरा है निवास गृह। चौथा है नगर और पांचवा है राज्य और राष्ट्र।